नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट बरखा शर्मा आपका डीलॉ जंक्शन में स्वागत करती हूं और आज हम बात करेंगे अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के बारे में। जी हाँ, हम कर रहे हैं एपीओ की सीरीज जिसमें हमने बीएनएस को कंप्लीट कर लिया है। बीएनएस की सीरीज हमारी साथ साथ चल रही है। जिन्होंने अभी तक उसको देखना शुरू नहीं किया है वो जाकर देख सकते हैं। आज हम माइनर एक्ट की बात कर रहे हैं। तो हम प्रोबेशन एक्ट में 6 सेक्शन है टोटल, मतलब जो हमारे एपीओ के एग्जाम में आ रहे हैं। यहाँ पर कितने है? 19 के लगभग है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आज एपीओ का प्रोबेशन का एक्ट पढ़ना है हमारे साथ। ठीक है, देखिए क्या क्या बातें बता रखी है इसके अंतर्गत। सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 का एक्ट है ये। और एक्ट का नंबर क्या है? एक्ट का नंबर है 20। क्या मैम हमको ये नंबर पता होना चाहिए? बिल्कुल, कई बार पूछ लिया जाता है कि इस एक्ट का नंबर क्या है। तो एक्ट नंबर 20 ऑफ 1958, यानी कि 1958 में 1958 में 20 नंबर पर ये एक्ट पास हुआ था, बना था। आ गई बात समझ में? आगे आ जाओ। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि प्रोबेशन जो है हमारा, प्रोबेशन जो एक्ट है ये आखिर क्यों लेके आया गया था? अधिनियम को आखिर लाने का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था परिवीक्षा पर छोड़ना, मतलब किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए परिवीक्षा पर, यानी कि उसको छोड़ा जाना, यानी कि उसको कारावास में नहीं रखेंगे बल्कि उसको छोड़ दिया जाएगा। कहते हैं ना प्रोबेशन पर छूट के आया वो व्यक्ति। आपने कई बार ये वाली लाइन सुनी होगी। बोल रहा है सम्यक भर्त्सना के बाद छोड़ना। सम्यक भर्त्सना क्या होती है? देखिए बहुत टिपिकल वर्ड है। इसका मतलब हो गया डांट फटकार कर छोड़ना। मतलब अगर आप जनरल लैंग्वेज में समझिए, कहा जाता है कि डांट फटकार कर छोड़ा जाना। सुधरने का अवसर देना, यानी कि जो अपराधी होता है उसको मौका दिया जाता है। तो ये जो हमारा एक्ट है, ये जो हमारा अधिनियम है, ये किस पर आधारित है? सुधारात्मक सिद्धांत पर आधारित है। अगर आपको वहां पर क्वेश्चन मिल जाता है कि परिवीक्षा अधिनियम की थ्योरी क्या है, किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आपको पता होना चाहिए सुधारात्मक सिद्धांत पर काम करता है हमारा परिवीक्षा अधिनियम, यानी कि प्रोबेशन एक्ट। बात समझ में आई? इसके बाद आगे आ जाइए। कुख्यात अपराधियों के, यानी कि क्या होता है, जो अपराधी होता है उसको, कुख्यात जो अपराधी होते हैं, जो बड़े अपराध करते हैं, उनके संग रखा जाएगा। तो अगर जेल में जाएगा तो क्या होगा? ऐसे थोड़ी ना होगा कि भाई उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, उसको अलग से कोई कमरा कुमरा दे देंगे, ऐसे नहीं होगा। सारे अपराधी एक साथ ही रहते हैं। तो वो व्यक्ति जो है जिसको सुधरने का अवसर मिलना चाहिए, वो कुख्यात अपराधियों की संगति में ना आए, इसके लिए क्या किया जाता है? परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाता है। तो क्या हुआ यहाँ पर? इसका उद्देश्य क्या हुआ? जो अपराधी है वो सुधरने का मौका दिया जाता है परिवीक्षा अधिनियम के अंतर्गत। आ गई बात समझ में? अब आ जाते हैं हम सेक्शन नंबर 1 पे। सेक्शन नंबर 1 क्या कह रहा है? संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ, यानी शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट वगैरह की बात की जा रही है। तो ऐसे बोल रहा है, इसका नाम है अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1950, प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट 19 बात कर रहा है। इसके बाद बोल रहा है इसका विस्तार कहां पर है? संपूर्ण भारत है। कब से? 31 अक्टूबर 2019 से इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, जब जेएनके के शामिल किया गया था। जेएनके को, जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया था। इससे पहले क्या होता था? जम्मू कश्मीर को शामिल नहीं किया गया था तो भारत पर लागू, संपूर्ण भारत पर लागू नहीं होता था। जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होता था। लेकिन अब ये एक्ट लागू हो गया है कहां पर? संपूर्ण भारत पर लागू हो गया है। टोटल कितने सेक्शन है? 19। टोटल कितने सेक्शन है? 19 सेक्शन है। क्या है? ये एक माइनर एक्ट है। और एपीओ में जो सेक्शंस आ रहे हैं हम यहाँ पर वो कवर करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? एग्जाम को टारगेट करना, ना कि एक्ट को। अगर आप चाहते हैं फिर भी कि भाई हमको तो प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट पूरी 19 सेक्शन पढ़ा दो मैम, आप, कोई दिक्कत नहीं है। अपना पूरा प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट यूट्यूब पर अवेलेबल है डीलॉ जंक्शन पर। आप चाहें तो पूरे एक्ट यानी कि 19 सेक्शन तक आप देख सकते हैं। लेकिन आज वाली क्लास में हम केवल कितने सेक्शंस की बात करेंगे? 1 से 4 और 6 सेक्शन, जो कि कहाँ पे दे रखा है? हमारे एपीओ के संबंध में सी में आ रहा है। ठीक है, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 2 बोलता है डेफिनेशन। सबसे पहले हमने क्या देखा? शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट वगैरह के बारे में, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में। सेकंड नंबर पे हम क्या देख रहे हैं? परिभाषा, यानी कि डेफिनेशन। क्या बोल रहा है? टोटल कितनी डेफिनेशन? टोटल डेफिनेशन है 4। मैम आप ये यहाँ पे ऐसे क्यों लिखवा रहे हो 4 डेफिनेशन?
अरे क्या होता है जब हमारे को डेफिनेशंस याद करनी होती है ना, तो हमको कई बार लगता है इतनी सारी डेफिनेशन कैसे याद करेंगे। तो जब हम सेक्शन 2 की बात करेंगे, प्रोबेशन की बात करेंगे, हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हम केवल वहाँ पर 4 डेफिनेशन पढ़ के आए। जैसे ही 4 डेफिनेशन टिप्स पे आ जाएगी 1 2। सबसे पहली डेफिनेशन क्या है? संहिता। संहिता का मतलब दंड प्रक्रिया संहिता से माना गया है, यहाँ पर ये लिख रहा है। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में बीएनएसएस मिलता है तो आप बीएनएसएस, मान लीजिए आपको सीआरपीसी देता ही नहीं है, लेकिन हमको जो यहाँ पर लाइन लिखी हुई है वहाँ पर क्या लिखी हुई है? सीआरपीसी लिख रही है। अगर आपको सीआरपीसी बीएनएसएस मिलती है तो आप क्या करेंगे? अगर दोनों लिखी हुई हो तो दोनों पे लगा देना, बीएनएस लिख रखी हो केवल तो बीएनएस पे लगा देना, और अगर यहाँ पे केवल सीआरपीसी दिखती है तो सीआरपीसी। यहाँ पर क्या होगा? आपको अपना माइंड यूज करना पड़ेगा कि हम लगाते हैं। बेसिकली जो हमको एक्ट में दिखती है वो तो ये लिख रही है कि संहिता मतलब क्या होता है? दंड प्रक्रिया संहिता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है। आगे बात समझ। अब बता रहा है परिवीक्षा अधिकारी। अब ये परिवीक्षा अधिकारी कौन होता है? प्रोबेशन जो ऑफिसर होता है वो कौन होता है? तो इसके लिए बोलता है कि सेक्शन नंबर जो 18 है, सेक्शन नंबर जो 13 है, वहां पर क्या है? प्रोबेशन ऑफिसर को बताया गया है। तो यहाँ पर उसको रेफर कर रहा है, यानी ये बोल रहा है कहाँ पर जाकर देखो? 13 नंबर के सेक्शन को देखो। बेसिकली क्या बोल रहा है? प्रोबेशन ऑफिसर कौन होगा? तो आपको जाना पड़ेगा सेक्शन नंबर 13 के ऊपर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? अगर आपके पास टाइम है तो एक बार हल्का सा उसको रीड कर लेंगे। ठीक है, पढ़ी हुई कोई चीज बेकार नहीं होती। तो क्या करना है? आपको जाकर सेक्शन नंबर 13 की रीडिंग करनी है। ठीक है, ओनली रीडिंग करनी है, जिससे कि अगर कोई चीज आपकी आंखों के सामने आ जाए तो आपको पता हो कि मैं ये पढ़ के आया था। बस इतनी सी बात है। ये क्या कर रहा है? रेफर कर रहा है किसकी तरफ? सेक्शन नंबर 13 की तरफ। वहां पर क्या बताया गया है? प्रोबेशन ऑफिसर के बारे में बताया गया है। अब बोल रहा है विहित। विहित का मतलब होता है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम, यानी कि जो प्रोबेशन जो हमारा एक्ट है इसके अधीन जो भी रूल्स वगैरह बनेंगे वो आएंगे 3 नंबर। 4th नंबर क्या कहता है? तो यहाँ परिभाषित नहीं है, वह सीआरपीसी 1973 में परिभाषित। तो बेसिकली क्या बोल रहा है कि भाई जिसको मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया ओके, तो मैंने डिफाइन नहीं किया उसका क्या करोगे? उसके लिए हमको जाना पड़ेगा सीआरपीसी। अगर सीआरपीसी नहीं रखा हो तो फिर क्या लगाएंगे? बीएनएसएस लगाएंगे, भारतीय नागरिक सूचना संहिता। आगे बात समझ में। बेसिकली कौन सी डेफिनेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट आती है? तो 2 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट आती है। सबसे पहले संहिता वाली आ सकती है, सेकेंड नंबर पे आ सकती है आपके प्रोबेशन के बारे में। क्या किया है? उसको रेफर कर दिया है सेक्शन तरफ। ठीक है, बात समझ में आ गई? 4 डेफिनेशन है। अब आगे आ जाओ सेक्शन नंबर 3। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान से चल। सेक्शन नंबर कह रहा है कतिपय अपराधियों का भर्त्सना के बाद छोड़ दिए जाने की न्यायालय की शक्ति। बेसिकली क्या बता रहा है? पावर ऑफ कोर्ट बता रहा है कि कोर्ट क्या कर सकता है? सम्यक भर्त्सना के बाद छोड़ सकता है। भर्त्सना का क्या मतलब हो गया? भर्त्सना का मतलब हो गया डांट फटकार के छोड़ दिया, ए तुमने ये काम किया है आगे से मत करना। ठीक है, तुम्हारा इतना बड़ा कोई इतना खतरनाक तुमने अपराध नहीं कर दिया था तुम्हें जेल के अंदर डाला जाए, लेकिन तुमने अपराध तो किया है तो तुम्हें क्या किया जाएगा? डांट फटकार कर छोड़ दिया जाएगा। यही बोल रहा है। क्या कह रहा है? कोई निम्नलिखित अपराधों का दोषी पाया जाता है। कौन कौन से हैं? देखिए ये जो अपराध लिख रहे हैं ना, ये तो हमारे लिख रखे हैं आईपीसी के अकॉर्डिंग। आईपीसी के अकॉर्डिंग लिख रखे 379, 380, 381, 404, 420, ये सारे अपराध तो वो ले रखे हैं। लेकिन ये बोल रहा है कि ये जो अपराध है ये आप पढ़ेंगे किसके अकॉर्डिंग? बीएनएस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आईपीसी के पूछ ले भाई आपको आईपीसी के सेक्शंस देते तो ये वाले लिख के आ जाना, और अगर बीएनएस के पूछेगा तो आप क्या कर लो? एक हल्की सी यहाँ पर अपने स्टिकी नोट लगा लो। स्टिकी नोट लगाकर क्या करोगे आप? ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना? क्या करोगे? बीएनएस के जितने भी ये वाले सेक्शन है ना, ये कौन कौन से हो गए? ये बेसिकली निवास गृह में चोरी, लिपिक के द्वारा चोरी। बेसिकली ये जो पनिशमेंट है ना वो किससे संबंध में है? चोरी, निवास गृह में चोरी, लिपिक के द्वारा चोरी, और जो होते हैं अपने संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, जो मृत व्यक्ति के संपत्ति के कब्जे में से चुराई हुई संपत्ति होती है वो सारे सेक्शन है ये वाले। तो आप लोगों को क्या करना है? एक स्टिकी नोट इसके पास में लगाना है और वहां पर इन सारे जो भी मैंने आपको बताया ना अपराध, उनके क्या करने हैं? सेक्शंस लिखने हैं बीएनएस के। ठीक है, इतना सा काम है, क्योंकि हमने जब इसमें 5 ही सेक्शन पढ़ने हैं तो आप इतना सा काम तो कर ही सकते हैं। तो एक स्टिकी नोट लगा के वो वाले सेक्शन हम लिख लें। ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर ये अपराध करता है तो या फिर 2 वर्ष से अनधिक, अनधिक का मतलब होता है यानी कि 2 वर्ष तक के, 2 वर्ष तक के किसी अपराध से संबंधित है, और जुर्माने यानी कि 2 वर्ष तक का कोई जिसमें 2 वर्ष तक की सजा मिलती है, फाइन वगैरह मिलता है,
का अपराध किया है, या फिर मामले की परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, अपराधी के चरित्र को ध्यान में रखते हुए अपराधी को सम्यक भर्त्सना पर छोड़ा जा सकेगा। समझ में आई आपको बात? सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट है, बोल रहा है कि कुछ अपराधों में अपराधी को सम्यक भर्त्सना यानी कि डांट फटकार कर छोड़ने की न्यायालय की शक्ति। कौन से अपराध हैं जो अभी हम यहाँ पर पढ़ के आए हैं? 379, 3, 404, 420 किसके? आईपीसी। बीएनएस के क्या करोगे आप? स्टिकी नोट लगा के यहाँ पे लगाओगे। फिर बोल रहा है 2 वर्ष से अनधिक यानी 2 वर्ष तक के और जुर्माना, इनके जो अपराध हैं वो, और साथ में क्या होता है, मामले की परिस्थिति, जो अपराधी का चरित्र है, अपराध की जो प्रकृति है, मतलब किस तरीके का अपराध किया गया है, और इसने जो अपराधी है इसने पहले कभी कोई अपराध किया है, इसकी छवि कैसी रही है समाज में, इन सबको ध्यान में रखते हुए अपराधी को डांट फटकार के सम्यक भर्त्सना पर छोड़ सकता है कोर्ट। बात समझ में आ गई? सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ते हुए जाओ। ठीक है, अब आगे आ जाओ। सेक्शन 4 बोल रहा है कतिपय अपराधियों को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने की न्यायालय की शक्ति। देखो सेक्शन 3 में तो क्या कर रहा था, डांट फटकार कर छोड़ रहा था, और बेसिकली जो सेक्शन 4 है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बेसिकली जो हमारे प्रोबेशन की बात करते हैं, तो प्रोबेशन पर छोड़ने की बात ही कौन कर रहा है? हमारा सेक्शन नंबर 4। क्या बोल रहा है देखो, व्यक्ति ऐसे अपराध का दोषी पाया जाता है जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, किसने ऐसा अपराध किया है जिसमें उसको ना तो मृत्यु दंड मिलेगा ना आजीवन कारावास का पनिशमेंट, तो उसको क्या कर सकते हैं? परिवीक्षा पर छोड़ सकते हैं। इसके लिए न्यायालय को क्या ध्यान में रखना पड़ेगा? मामले की परिस्थिति, मतलब जो मामला आया है कोर्ट के सामने उसके सिचुएशंस को देखेगा, अपराध की प्रकृति, अपराधी का चरित्र, यानी कि उस जो व्यक्ति है उसकी समाज में कैसी छवि है, अच्छा व्यक्ति है, उसने पहली बार अपराध किया है, गलती से अपराध हो गया है, ये सब सिचुएशन देखी जाएगी, क्या कि वो आदतन अपराधी नहीं है, उसने क्या हुआ आवेश में आके ऐसा कर दिया, तो ये सब चीजें देखेगा वो कोर्ट पर निर्भर करता है मामले की परिस्थितियों। के बाद क्या करेगा, 3 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए परिवीक्षा पर छोड़ सकेगा। इंपॉर्टेंट बात है, देखिए 3 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए उसको क्या कर सकेगा? परिवीक्षा पर छोड़ा जा सकेगा। परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करना आज्ञापक प्रावधान है, मतलब जब वो उसको परिवीक्षा पर छोड़ेगा तो वहां पर क्या करेगा, परिवीक्षा अधिकारी जो होता है, प्रोबेशन ऑफिसर जो होता है, जिसको 2B में जो परिभाषित किया गया है, जिसने सेक्शन 13 की तरफ रेफर किया है, उसको क्या करेगा, उसका आज्ञापक प्रावधान रखेगा, मतलब उससे रिपोर्ट वगैरह लेगा, उस सिचुएशन को देखते हुए क्या करेगा, परिवीक्षा अधिकारी के रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाएगा, उसको छोड़ा जाएगा। पर अपराधी परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन 1 वर्ष से कम ना होने वाली कालावधि के दौरान रहेगा, यानी तो हमारा जो अपराधी होगा वो जो प्रोबेशन ऑफिसर के अंदर रहेगा। कितने वर्ष तक? 1 वर्ष से कम ना होने वाली, मतलब कम से कम 1 साल के लिए रहेगा, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, जितना उसको कोर्ट बताएगा। आई बात समझ में? देखिए सेक्शन नंबर 6 आता है। अब 5 पढ़ा नहीं रहे हैं क्योंकि हमारे में आ नहीं रहा, तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत। 1 से 4 तक हमने पढ़ लिए हैं और इसका लास्ट सेक्शन है 6। 6 इंपॉर्टेंट है। 21 वर्ष से कम आयु के अपराधियों के कारावास पर निर्बंध। क्या बोल रहा है देखो, 21 वर्ष से कम और कारावास से दंडनीय हो तो धारा 3 और 4 के अधीन कार्यवाही वांछनीय। क्या मतलब निकला देखो कि भाई 21 वर्ष से कम का कोई अपराधी है और उसने कोई ऐसा अपराध किया है जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, तो उसको कारावास नहीं दिया जाएगा। और फिर भी क्या करेगा, अगर उसको 3 या 4 के अधीन देखना है तो क्या करेगा, मामले की परिस्थितियों को देखेगा, अपराधी का चरित्र देखेगा, परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट देखेगा। इन सबको देखने के बाद वो क्या करेगा, आगे की कार्यवाही करेगा। अन्यथा तो क्या होगा, अगर 21 वर्ष से कोई कम का बच्चा है या बालक है तो उसको क्या होगा, कारावास नहीं दिया जाएगा। कारावास से निर्बंधन मतलब कि उसको कारावास नहीं दिया जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, अगर किसी भी तरीके के कोई काम करना है तो फिर क्या होगा, परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट को देखना होगा। आपको बात समझ में? हल्का सा एक सेक्शन है तो क्या आप रीड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट को ध्यान में रखेंगे। अब बेसिकली जो यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें देखो क्या है यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें हैं कि ये जो प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट है ना, प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट, ये क्या है, सीआरपीसी के तो 360 के समान है, और जो हमारा बीएनएस है ना, बीएनएसएस है ना, के 401 के समान है। मतलब अगर वहां पे सीआरपीसी का सेक्शन 360 लगता है या बीएनएसएस का सेक्शन 401 लगता है
तो हमारा ये एक्ट काम नहीं करता, इसका कोई अस्तित्व नहीं रखता। अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो फिर वो सेक्शन अप्लाई नहीं कर सकते। इन दोनों में से एक चीज आएगी। तो पूर्ण बात समझ में आई आपके? क्या बोला कि भाई यहाँ पर जो है सेक्शंस 360 और 401 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि क्या होता है, प्रोबेशन ऑफेंडर जो एक्ट होता है वो इनकी जगह पे ही आता है, उसका और इनका रोल सेम है। बात समझ में आई? यहाँ पे क्या होता है, जो अपराधी होते हैं उनको बड़ा अपराधी बनने से रोकने के लिए ये काम किया जा सकता है। बात समझ में आई? इसके बाद आपको अगर एक फ्लैशबैक लिया जाए कि भाई आखिर प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट में हमारे एपीओ से रिलेटेड क्या है, तो आपको सबसे पहले इसका नाम पता होना चाहिए, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 एक्ट नंबर 20। हर जो एक्ट होता है ये वाला, हर राज्य अपने अकॉर्डिंग लागू करता है। हम राजस्थान का पेपर दे रहे हैं, इसलिए 1 अक्टूबर 1962 से जब ये एक्ट बना उसके बाद 2 साल बाद राजस्थान में लागू किया। बात समझ में आई? सेक्शन 360 ऑफ सीआरपीसी और 401 ऑफ बीएनएसएस के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रोबेशन ऑफेंडर जो ऑफेंडर एक्ट है हमारा, प्रोबेशन एक्ट ये काम करता है। अगर वो दोनों सेक्शन लगेंगे तो ये नहीं लगेगा, और ये लगेगा तो वो दोनों। समझ में आई? ये होता है कि फाइनल जो सजा होती है उससे पहले पहले जब तक उसको क्या किया जाता है, दोषित किया जाता है, तब ये सेक्शन आप अप्लाई कर सकते हो, ये एक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर फाइनल जजमेंट हो जाता है तो ये एक्ट काम नहीं करता है। समझ में आ गई आपको बात? ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। बेसिकली जो सेक्शन नंबर 2 है वो डेफिनेशन की बात करता है। 4 डेफिनेशन दे रखी है, संहिता, प्रोबेशन ऑफिसर, विहित यानी कि नियम, और जो शब्द परिभाषित नहीं। 4 डेफिनेशन है, आपको पता होनी चाहिए। सेक्शन 13 की तरफ रेफर कर रहा है तो प्रोबेशन ऑफिसर के बारे में बात करता है। सेक्शन 3 कहता है डांट फटकार का छोड़ेंगे, और सेक्शन 4 बेसिकली किसकी बात करता है, परिवेश की बात करता है, प्रोबेशन की बात करता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं इंपॉर्टेंट केसेस, तो मैं आपको नोट करवा रही हूँ, आप एक बार देख लीजिए। जब हम यहाँ पर केसेस की बात करते हैं तो बेसिकली 2 केस इंपॉर्टेंट आते हैं, रामप्रकाश वर्सेस हिमालय। यहाँ पर कहा गया है कि सेक्शन 3 या 4 का जो लाभ है आप केवल एक ही बार ले सकते हो। बात समझ में आई आपके? सेक्शन 3 और 4 का जो बेनिफिट है वो एक ही बार लिया जा सकता है। जबकि अहमद वर्सेस राज्य के मामले में, राजस्थान राज्य का केस था, इसमें क्या कहा गया था कि ओनली पीटी ऑफेंसेस के केस में क्या करते हैं, ये वाली चीज, यानी ओनली जो पीटी ऑफेंस यानी कि छोटे मामले होते हैं उनमें आप क्या कर सकते हो, प्रोबेशन का लाभ ले सकते हो। बात समझ में आई आपके? तो ये था हमारा आज का प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कहीं पे भी डाउट तो हल्का सा आप पीछे जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है? और आपको क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, उससे जुड़ना है, फटाफट से अच्छे वगैरह दीजिए भी, कहाँ जहाँ आपको मॉक पेपर मिल रहे हैं वहाँ से मॉक पेपर दीजिए, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। अब कुछ दिन शेष रह गए हैं तो बिना किसी देरी के आप क्या कीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। जो होता है आपके इंडेक्स वगैरह रिवाइज कीजिए, इलस्ट्रेशन वगैरह को देखना शुरू कीजिए, केसेस वगैरह अगर आपके पास अवेलेबल है तो फटाफट से रिवाइज करना शुरू कीजिए। हिंदी को कम मत समझना, हिंदी साथ में लेके, ठीक है? एक नए लेक्चर के साथ।